सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत लाहौर पेश किया जाएगा। जी हां, आज पेश किया जाएगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। कंटेनर्स लगाकर एहतसाब कोर्ट जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने लीगी रहनुमाओं कारकुनान को एहतसाब अदालत जाने से रोक दिया है और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इस बार सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कंटेनर्स लगाकर एहतसाब कोर्ट को जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं उन्हें सील कर दिया गया है फिल वक्त, और जो कारकुनान है लीगी और रहनुमा उन्हें भी जाने से रोका जा रहा है। तो आज आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को पेश किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा आज पेश किया जा रहा है 7वीं मरतबा। जी, एहतसाब अदालत में आज शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं इनको आशियाना स्कैंडल केस में गिरफ्तार कर रखा है। इनको आज अदालत में पेश किया जा रहा है। अदालत में इनका राहदारी रिमांड जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद में जो कौमी असम्बली का इजलास है वहाँ पर इनको पेश करना है, जिसके हवाले से प्रोटेक्शन आर्डर जारी है। तो आज इसी हवाले से शहबाज शरीफ को यहाँ पर पेश किया जा रहा है। और इसके अलावा अदालत के बाहर और अंदर जो है वो सख्त सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर है, किसी को आने की यहाँ पर इजाज़त नहीं जो है वो नहीं है। उसके अलावा जो गेट हैं वो MU कॉलेज और सेक्रेटेरिएट की तरफ से दाखिली रास्ते सारे बंद कर रखे हैं, किसी को भी अंदर आने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। कंटेनर जो है वो सेक्रेटेरिएट की साइड पर खड़े हुए हैं और यहाँ जो है वो अभी इंतज़ार किया जा रहा है। 9 बजे के करीब 9 बजे के बाद का यहाँ बताया गया है कि शहबाज शरीफ जो है उनको यहाँ पर लाया जाएगा और पेश जो है वो किया जाएगा और राहदारी रिमांड जो है वो मांगा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये भी एक बताया जा रहा है कि आशियाना स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ का रिमांड जो है वो 24 तक था, हो सकता है इसके अंदर भी वो रिमांड पहले ही मजीद मांगे। जी सही, बहुत शुक्रिया इस मामले से अपडेट करने के लिए शाहीन अतीक। एक और मामले की बात करते हैं। अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत आज फिर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 4 सवालात के जवाबात बाकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से आज बयान मुकम्मल किए जाने का भी इम्कान है। तो आपको बताएंगे सवालात जो हैं उनके जवाबात दिए जा रहे हैं। इस वक्त मियां नवाज शरीफ की जानिब से 342 का ये बयान है जो कि नवाज शरीफ ने अब देना है और तमाम सवालों के जवाब आज मुकम्मल होने का इम्कान भी है। 4 सवाल रह चुके हैं जिसके हवाले से भी बात की जा रही है कि वो बाकी हैं, जो कि बाकी तमाम सवाल जो हैं उनके जवाब मियां नवाज शरीफ दे चुके हैं। उधर लाहौर के इलाके सतो कतला में शोहर ने फायरिंग करके 2 बीवियां कत्ल कर दी हैं। मुलजिम हिरासत उर्फ जग्गा मौके से फरार हो गया है। मकतूलीन में नसरीन और बुशरा शामिल हैं। एक मकतूला 6 बच्चों की जबकि दूसरी 4 बच्चों की मां थी। और ये अफसोसनाक वाकया लाहौर का इलाका है सतो कतला जहां पर पेश आया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे नदीम खालिद से। नदीम खालिद, बताइएगा पुलिस क्या बताती है इस हवाले से? इस शख्स ने अपनी दोनों बीवियों को किस बिना पर कत्ल किया? जी बिल्कुल, ये लाहौर के इलाके सत्तू कतला में शोहर ने अपनी 2 बीवियों को जाती रंजिश पर कत्ल कर दिया। लाहौरीन का कहना है कि 1 महीने के बाद ये रियासत नामी शख्स जो है वो घर आया था और उसने दोनों बीवियों को बात करने के बहाने में कमरे में ले गया, जहां फायरिंग करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अपनी मोटरसाइकिल पर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाए वकूआ का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम रियासत नशे का भी आदी था। बुशरा बीबी इसके भाई की बीवी थी जिसके 6 बच्चे थे, जिसको इसने अपने भाई की मौत के बाद निकाह में लिया था, जबकि गुज़श्ता रात 1 महीने के बाद ये घर लौटा था और बात करने के बहाने ये ले गया था जहाँ इसने गोलियां मारी। मुलजिम फरार होने के बाद जो लाशें हैं दोनों वो पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि दूसरी बीवी जो नसरीन बीबी है उसकी 4 बेटियां। सही, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए नदीम। मजीद खबरों में आपको बताएं कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में गन्ने की कीमत और शहरी की पैदावारी लागत तय करने की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में स्टील मिल्स के मरहूम मुलाजमीन के वर्सा के लिए बकायाजात की समरी पर गौर भी किया जाएगा। वकास अजीम से मजीद बात करेंगे। वकास, बताएगा आज होने जा रहा है इजलास, क्या तफसील है, एजेंडाज क्या हैं?
जी, आज एक साझी राब्ता कमेटी 4 नुकाती एजेंडे के ऊपर गौर करेगी, जिसमें सबसे पहले मौसम सरमा के लिए जो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान है उसकी समरी के ऊपर गौर किया जाएगा और वजारत पेट्रोलियम ने ये समरी वजारत खजाना को भिजवा दी है और इस समरी के मुताबिक जो तरजीहात तय की गई हैं उसमें मौसम सरमा के दौरान दिसंबर से लेकर फरवरी तक सबसे पहली तरजीह घरेलू सार्फिन को देने का फैसला किया गया है, जबकि दूसरी तरजीह जो है उसमें जनरल इंडस्ट्रीज उनको दी जाएगी, जिसमें बरामदी शोबा जो है वो दूसरे नंबर पर होगा और इनके कैप्टिव पावर प्लांट जो है वो भी दूसरे नंबर पर होंगे। इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री चौथी तरजीह होगी, जबकि CNG सेक्टर जो है वो 5वीं तरजीह मौसम सरमा के दौरान उसको गैस फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ एक साझी राब्ता कमेटी आज स्टील मिल के जो मुलाजमीन वफात पा चुके हैं उनकी बेवगान के लिए उनके बकायाजात तकरीबन 1.5 अरब रुपए के रहते हैं उसको मंजूर करने की भी मंजूरी देगी और साथ ही साथ मौसम सरमा के दौरान जो गन्ने की क्रशिंग का सीजन शुरू हो चुका है, गन्ने की पैदावारी कीमत और इस दौरान चीनी की पैदावारी लागत के जो उमूर है उसकी समरी के ऊपर भी गौर किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। नाज़रीन, IMF का कर्ज देने का हर बार तकरीबन एक ही फार्मूला होता है। हुकूमत ने उसी के पेश नज़र बिजली गैस महंगी की, रुपया सस्ता किया, शरह सूद में भी इजाफा किया, लेकिन IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। माहिरीन के मुताबिक IMF का किसी भी मुल्क को कर्ज देने का तकरीबन एक ही फॉर्मूला होता है। हमेशा आमदन बढ़ाने, शरह सूद बढ़ाने, बिजली गैस सब्सिडीज खत्म करने और रेट बढ़ाने, मकामी करेंसी की कदर कम करने और बजट खसारा कम करने के मुतालबात होते हैं। हुकूमत ने ये सब कुछ करने के बाद ही मुज़ाकरात शुरू किए ताकि IMF के दबाव पर कीमतें और टैक्स बढ़ाने की बात ना हो, लेकिन बात ना बन सकी। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में पावर सेक्टर की बात हुई तो हुकूमत ने बताया कि सब्सिडी खत्म की जा रही है, जबकि बिजली 10 से 15% महंगी कर दी है, लेकिन IMF ने कह दिया डू मोर। हुकूमत ने बताया कि गैस 10 से 163% महंगी की जा चुकी है, लेकिन जवाब मिला डू मोर। रुपए की कदर में कमी की बात हुई तो पाकिस्तानी हुकाम ने बताया कि 3 माह में हम रुपए की कदर में 8% से ज्यादा कमी कर चुके हैं, लेकिन जवाब साफ आया डू मोर। आमदनी बढ़ाने की बात हुई तो हुकूमत ने मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स और ड्यूटीज में इजाफे का बताया, लेकिन जवाब फिर वही डू मोर। शरह सूद में इजाफे का जिक्र हुआ तो IMF को बताया गया कि 4 माह में शरह सूद 2.5% बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी यही कहा गया डू मोर डू मोर। करंट अकाउंट खसारा 5% तक कम हो चुका है, लेकिन जवाब साफ कि काफी नहीं जनाब डू मोर। माजी करीब में तो IMF की तरफ से पहले मुज़ाकरात के बाद ही इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाता रहा, लेकिन इस मर्तबा अमेरिका का दबाव है या कोई और वजह, IMF ने पहले मुज़ाकरात के बाद कर्ज नहीं दिया। और खबर दी आपको कि गवादर का जुड़वां शहर सरबंदन एक मरतबा फिर समुद्री लहरों की जद में आ गया है। साहरी बस्ती सरबंदन की जानिब कटाव शुरू हो चुका है। हिफाजती बंद भी शहर के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। मुतासरा शहरी हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। तफसीलात क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शरीफ इब्राहिम। शरीफ इब्राहिम, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं अब तक? जुड़वां शहर सरबंदन एक बार फिर समंदर की मस्त लहरों की जद में आ गया है। एक्सप्रेसवे की तामीराती काम के आगाज के साथ साथ समंदर का जोर शमाल की तरफ बढ़ गया है। समंदर की बेराम लहरों ने साहिली बस्ती सरबंदन की तरफ कटाव शुरू कर दिए। पासती बंद भी शहर के तापोज में नाकाम हो गया है। मस्त समंदरी लहरों से हिफाजती बंद टूट फूट का शिकार हो गया है। सरबंदर के शहरी हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। इससे कबल 2002 में गवादर पोर्ट की तामीर से समंदर ने अपना रुख सरबंदन की जानिब मोड़ लिया था, जिसके बायस एक स्कूल समेत 54 घरों को समंदर बुर्द करने के साथ 3 किलोमीटर तक 400 फुट शहर की जानिब समंदर बढ़ आया। बहुत शुक्रिया शरीफ इब्राहिम अपडेट करने के लिए। बदलती रुतों की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं तो बताएं कि मुल्क में मौसम जो है वो बहुत हद तक तब्दील हो चुका है। सर्दी की लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। कई शहरों में ज़्यादा है, कई में कम। तो हमारे नुमाइंदगान इसी पर हमें अपडेट करने वाले हैं। कोयटा से हमें रिजवान सई जो है वो अपडेट करेंगे, जबकि कराची का मौसम कैसा है ये बताएंगी समीन नवाज। तो सबसे पहले रुख करेंगे समीन नवाज का। समीन नवाज, बताइए
बताएगा आज शहर कायद का मौसम कैसा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या बताते हैं। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम सरमा की आमद के साथ ही थोड़ा बहुत तब्दील होना शुरू हुआ, लेकिन अब चूंकि नवंबर का तकरीबन 20 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं, लिहाजा खुनकी में थोड़ा इजाफा हो गया है। सुबह में और रात के वक्त थोड़ी सी धुंध होती है, खुनकी होती है, जिसकी वजह से हल्की ठंडक महसूस की जा सकती है। हवाएं अच्छी चल जाती हैं और हवाओं में थोड़ी ठंडक होती है, जिसकी वजह से थोड़ी सर्दी की सी कैफियत रहती है, वरना पूरे मुल्क की तरह से कराची में सर्दी की वो शदीद नौयत नहीं होती है। कोयटा का जहाँ तक ताल्लुक है, तो कोयटा में अगर बारिश हो या बर्फ पड़े तो वहाँ के मौसमी असरात कराची तक जरूर पहुँचते हैं। यही हुआ है गुज़िश्ता रात भी कि कोयटा में बारिश के बाद कराची में आज सुबह हल्की खुनकी महसूस की गई, ठंडक में थोड़ा सा इजाफा महसूस किया गया और कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 48 घंटों में कराची का मौसम मजीद खुश्क और थोड़ा सर्द हो सकता है। जबकि अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो 47% हवा में नमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और सूरत हाल ये है कि इस वक्त थोड़ा बादलों का सभी माहौल नजर आ रहा है, थोड़ा अब्र आलूद मौसम है। जुज़वी तौर पर अब्र आलूद मौसम बताया जा रहा है कि हल्के हल्के बादल कराची में मौजूद रहेंगे, तो कुछ देर के लिए धूप आपको मिलेगी, कुछ देर के लिए जब बादल सामने आ जाएंगे सूरज के, थोड़ा अब्र आलूद मौसम रहेगा। ओवरऑल थोड़ा अच्छा मौसम रहेगा और आज थोड़ी सी सर्दी की सी कैफियत सुबह के टाइम में महसूस की गई। लेकिन समीन उतनी सर्दी नहीं है जितनी कोयटा में है, क्योंकि रिजवान ने जैकेट पहन रखी है और सूट भी कर रही है। रिजवान, मौसम आपके यहाँ काफी ठंडा दिखाई देता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, इतनी सर्दी नहीं जितनी कोयटा में है। कोयटा में इस वक्त जो है दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता रात से जो बारिशें हुई उसके बाद मौसम ने अपने तेवर बदले और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। साथ ही साथ सर्द हवाएं भी चल रही हैं जिसने सर्दी के इजाफे में मावनत की है। बताया जा रहा है कि इस वक्त कलात और कोयटा बलूचिस्तान के 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तमाम ये मामला यही नहीं रुकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और हर चीज जमने को तैयार है। नुक्ता इंजुमात से दर्जा हरारत गिर जाएगा, जिसके बाद सर्दी में शदीद इजाफा होने का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बारिश का सिलसिला कल रात से शुरू हुआ था, जो अब भी वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी जो है वो बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और दुआ भी कोयटा के शहरी यही करें, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से कोयटा शहर में बारिशें नहीं हुई, तो ये बारिशें जो है इसके लिए दुआएं भी की जा रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे ही बारान रहमत बरसा, जो वापडा हुकाम है, जो कैस्को हुकाम है, उनकी जानिब से जो है वो शहरियों से मुंह मोड़ लिया गया। कोयटा के सरियाब रोड, बरूट रोड के इलाके के अलावा जो है शहर के जो दीगर इलाके, वहाँ पर गुज़श्ता रात से बिजली गायब है। तकरीबन अब तक अगर हम बात करें तो 7 से 8 घंटे हो चुके हैं कि यहाँ पर बारिश जो है, बारिश के बाद जो है वो बिजली गायब हो चुकी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और उनका मुतालबा भी है। तो रिजवान, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है कोयटा वाली साइड पर, तो फिर लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है और फिर आपको पता है कि दीगर मसाइल भी हैं। तो पेशावर में क्या सूरत हाल है मौसम की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह। अजमत, बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों ने डेरे डाल रखे हैं, यहाँ पर भी पहाड़ी इलाकों पर जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कैसे मौसम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के शहरी? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो सर्दी है वो तकरीबन 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो गई है और जिसकी वजह से बालाई जो इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। हल्की हल्की बूंदाबांद जो है वो मैदानी इलाकों में भी शुरू होगी और कल रात से मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो गया है, क्योंकि बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं ने डेरे डाल दिए हैं। साथ साथ में आसमान पर बादलों ने भी जो है वो डेरे जमा दिए हैं, जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो गया और लोगों ने अपने स्वेटर जैकेट जो है वो भी निकाल दिए हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान जो मैदानी इलाके, जिनमें से मर्दान, पेशावर, कोहाट, चारसद्दा, नौशहरा और तकरीबन जो मलकन रीजन है वहाँ पर जो बारिश है उसका भी इम्कान जाहिर किया गया है। लेकिन आज सुबह से ही तकरीबन जो कि खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी अजला में हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो शुरू हो गई है।
साथ साथ में जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी जो है वो शदीद होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। तो यही एक वजह है कि आज सुबह से ही जो कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला हैं वहाँ पर बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो गया है। जी सही अजमत, बहुत शुक्रिया, आपने मौसम के बारे में अपडेट किया और समीन हमें कराची से अपडेट करी थी, जबकि रिजवान ने कोयटा में क्या मौसम की सूरत हाल है उस बारे में आपको अपडेट किया। बहुत शुक्रिया तीनों नुमाइंदगान का। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुमताज़ शायर फहमीदा रियाज लाहौर में इंतकाल कर गई हैं। फहमीदा रियाज ने जमहूरियत और ख़वातीन के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। नेशनल बुक काउंसिल इस्लामाबाद की वो सरबराह भी रहीं। फहमीदा रियाज का पहला शेरी मजमुआ पत्थर की ज़बान ज़िया के दौर में आया, शाया किया गया और फहमीदा रियाज ज़िया के दौर में ही भारत चली गई और ज़ियाउल हक के दौर के ख़त्म होने के बाद वो फिर वतन वापस आई। फहमीदा रियाज 28 जुलाई 1945 को मीरठ में पैदा हुई थीं। और नाज़रीन, 2 हफ्ते गुजर गए हैं, इसके बावजूद अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में लगी आग पर काबू जो है वो पा लिया गया है। आग से मुतासरा इलाके से मजीद 2 लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 86 हो गई है। 500 अफराद ताहाल लापता हैं और मीलों तक राख के ढेर गुजर जाने वाली तबाही की दास्तान पीछे छोड़ गए। जले घर, गलियां, मोहल्ले जो हैं वो आपको बताएं कि दोबारा आबाद करने के लिए इमदादी काम भी जारी हैं। और ये मनाजिर हैं कैलिफोर्निया के, जहां पर ये मनाजिर देखने में आए जब जंगल में आग लगी और उसके बाद वो शहर तक गई और तबाही की दास्तान जो है वो पीछे छोड़ गई। और सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जबीर ने वलीअहद को हटाने का मुतालबा तौहीन करार दे दिया है। कहते हैं हमारी क़यादत एक रेड लाइन है जिसे अबूर करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान 2 मुक़द्दस मसाजिद के निगरान हैं। ऐसी कोई बातचीत बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो हमारी बादशाहत या हमारे वलीअहद के हवाले से तौहीनामेज़ हो। वलीअहद जमाल खाशोगी के कत्ल में मुलव्वस नहीं है। तो ये खबर अब सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो है वो सऊदी वज़ीर खारजा भी वलीअहद के दिफा में सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार का कहना है आसिया बीबी को किसी जगह पनाह लेने की जरूरत नहीं है। किसी मुल्क में पनाह मिलने का मतलब होगा कि हम नाकाम हो गए। उसकी हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। शिद्दत पसंद मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन का भी जल्द पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आसिया समेत तमाम शहरियों की जान की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। आसिया बीबी को किसी जगह पनाह लेने की जरूरत नहीं। किसी मुल्क में पनाह मिलने का मतलब होगा कि हम नाकाम हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया गया कि शिद्दत पसंद मजहबी हलकों की नाजेबा जुबान पर एक्शन क्यों नहीं होता, तो उन्होंने जवाब दिया कि शिद्दत पसंद मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन का भी जल्द पता चल जाएगा। अदलिया के खिलाफ जब भी किसी ने बात की, वो पॉलिटिशियन हुए, मैं मिसाल देना चाहूँगा निहाल हाशमी की, सेनेटर फैसल रजा आब्दी की, अदलिया ने उनको जरूरत नहीं दी कि वो बात कर सकें अदलिया के खिलाफ किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में। तो ये कहा गया, लेकिन जब एक मजहबी इंतहा पसंदों के बारे में अदलिया अभी तक खामोश क्यों है? जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, कुफर के फतवे दिए जजों के बारे में, हाजिर सर्विस जर्नलों के बारे में, तो अदलिया अभी तक खामोश क्यों? ये आपको चंद दिन के बाद पता चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने बरतानवी पार्लियामेंट का दौरा किया और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के सवाल और जवाब का सेशन देखा। इस मौका पर उनका कहना था कि पाकिस्तान में पानी का मसला हल ना हुआ तो लोग हिजरत पर मजबूर होंगे। मौजूदा सूरत हाल में डैम का होना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी अभी मुकम्मल नहीं हुई। नाज़रीन, सी-पैक मंसूबों में तब्दीली तो नहीं आ सकी, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने पुराने मंसूबों के ही नए मुआहदे करना शुरू कर दिए। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 का मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत कराची ता पेशावर ट्रैक की अपग्रेडेशन की जाएगी। ताहम रिकॉर्ड के मुताबिक पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत पाकिस्तान रेलवे की अपग्रेडेशन के मंसूबे ML1 का मुआहिदा मई 2017 में हुआ था। महकमा ट्रांसपोर्ट चाइना और पाकिस्तान रेलवे के माबैन मुआहिदे की तकरीब बीजिंग में हुई थी। ज़राए के मुताबिक जनवरी 2018 में वजारत रेलवे की तरफ से $8 अरब 17 करोड़ के इस मंसूबे का PC1 भी
ही फाइनल कर लिया गया था, जिसके तहत कराची से पेशावर तक रेलवे ट्रैक डबल, रेलवे लाइन अपग्रेड और मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि अपोजिशन से मुकमका नहीं होगा। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि उन्हें पता है कि जेल जाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि उन्हें हुकूमत गिराने की जल्दी है। महातीर मोहम्मद का कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वाहिद हुक्मरान हैं जिनका उन्होंने खुद इस्तकबाल किया। अपोजिशन है वो बड़ी जल्दी में है कि किस तरह गवर्नमेंट गिर जाए। पहले दिन ही असेंबली से शोर मचा दिया, मैं पहली तकरीर ही नहीं उन्होंने मुझे करने दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऑपोजिशन से मुकमुका होगा, ना एनआरओ। ये पहली दफा पाकिस्तान की एक हुकूमत है ना जिसने किसी से कोई एनआरओ देना है, ना किसी ने चार्ट मुकमुका करना है। एक एक को हमने पकड़ के इंशाल्लाह जेलों में डालना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पैसा गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजने की तफसीलात मिल रही हैं। उन्होंने मलेशिया में पाकिस्तान से खिताब करते हुए कहा कि कोशिश है कि IMF से कम कर्जा लें। उन्होंने ऑपोजिशन पर इल्जाम आयद किया कि उन्हें हुकूमत गिराने की जल्दी है। पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन है वो बड़ी जल्दी में है कि किस तरह गवर्नमेंट गिर जाए। जमहूरियत बचाने के लिए सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं, ये अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म मलेशिया महातीर मोहम्मद से कोलालमपुर में मुलाकात की, जिसमें खजाना, निजकारी, सियाहत और खुराक समेत दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया। मलेशिया पाकिस्तान को सियाहत के शोबे को फाल बनाने में भी मदद देगा। दोनों ममालिक के माबैन मुल्कों में वीजों के जुज़वी खात्मे का मुआहिदा भी हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलेशिया के इंसदाद बदउनवानी कमीशन का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतों को अवाम ने करप्शन के खिलाफ इक़्तिदार दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ऑपोजिशन से मुकमुका नहीं होगा, उन्हें पता है कि जेल जाना है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि उन्हें मेरी हुकूमत गिराने की जल्दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत के पहले 3 माह में दौरों का नया रिकॉर्ड कायम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने 95 दिन की हुकूमत में 13 दिन बैरून मुल्क जो है वो दौरे किए और 3 माह में 6 गैर मुल्की सरकारी दौरे किए हैं। बात करेंगे बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी बताएगा इन दौरों के मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने हुकूमत के पहले 3 माह में गैर मुल्की दौरे करने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने जो है वो इन 95 दिनों में जो हुकूमत के गुजरे हैं 13 दिन जो है वो बैरून मुल्क गुजारे, 6 गैर मुल्की दौरे किए, जिनमें 2 दौरे उन्होंने सऊदी अरब, 2 मुत्तहिदा अरब अमारात, 1 चीन और 1 जो है वो मलेशिया का हालिया दौरा किया। इन दौरों में इससे पहले नवाज शरीफ जो है वो भी गैर मुल्की दौरों के बड़े दिलदादा थे और उन्होंने पहले 3 माह में 3 दौरे किए थे, जिनमें चीन, सऊदी अरब और बरतानिया का दौरा शामिल था। और नवाज शरीफ ने 7 सालों में 70 से ज्यादा जो है गैर मुल्की दौरे किए थे। लेकिन इस यहाँ पर एक अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले 3 माह में कोई भी गैर मुल्की दौरा न करने का ऐलान किया था और इस ऐलान के बावजूद वो 6 दौरे जो है वो कर चुके हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान ने ये ऐलान भी किया था कि वो इन दौरों के दौरान जो है वो क्लब क्लास में सफर किया करेंगे। जो स्पेशल त्यारा है, जो वज़ीर-ए-आज़म का त्यारा है। शुक्रिया बशीर चौधरी आगाह करने के लिए। अभी आपको ले चलेंगे लाहौर, जहां पर डॉल्फिन फोर्स के 7वें बैच की परेड चुंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जारी है। डॉल्फिन स्क्वाड के जवानों की जानिब से आपके सामने स्टोन ब्रेकिंग का मुजाहरा पेश कर रहे थे। लहू की तेज शहादत की ढाल रखते हैं, हम अपना आखिरी सजदा संभाल रखते हैं। हरा नहीं सकते हमें हराने वाले भी, हम अपने हाथ में दुश्मन की चाल रखते हैं, हम अपने हाथ में दुश्मन की चाल रखते हैं। डॉल्फिन स्क्वाड जो नाम है इज्जत और इफ्तिखार का, जो नाम है शुजाअत और जानिसारी का, जो नाम है जुर्रत और बहादुरी का। डॉल्फिन स्क्वाड जो नाम है एहसास तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत गुजारी का। डॉल्फिन स्क्वाड जिससे ताल्लुक रखने वाले जवानों के लिए जिंदगी हर लम्हा एक चैलेंज है। भरपूर तालियों से रुख़्सत कीजिए डॉल्फिन स्क्वाड के जवानों के इस दस्ते को। आपके सामने मार्शल आर्ट की महारतों का मुजाहिरा पेश कर रहे थे। हाज़रीन, अब इसके बाद परेड ग्राउंड के बाएं जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। परेड ग्राउंड के बाएं जानिब सामने ट्रैक में से डॉल्फिन स्क्वाड के जवान मोटरसाइकिल चलाने में अपनी महारत के मुजाहिरे का आगाज करने जा रहे हैं, जो इस बात का मतलब है कि दौरान ड्यूटी डॉल्फिन स्क्वाड के जवानों को किसी हमले की सूरत में या मुल्जिमान के ताक़ुब की सूरत में
परेड जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। गुज़श्ता एक रोज़ पहले लाइट हाउस और जामिया क्लॉथ के अतराफ तजावुजात का खात्मा किया गया था। आज ऑपरेशन का दायराकार कहां तक होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर बताइएगा, आज ऑपरेशन का आगाज़ कहां किया जाएगा और क्या अहदाफ रखे गए हैं? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ 12 रबीउल अव्वल की वजह से जो है कुछ काम जो है पेंडिंग में हो गया था, रुक दी गया था। आज दोबारा से पहले जामा क्लॉथ, आराम बाग और इसके अतराफ की दुकानें जो है जो रह गई थी उसको मिस्मार किया जाएगा। 250 से ज़ायद दुकानें जो कि जामा क्लॉथ पे कायम थी, तजावुजात थे, वो तमाम के तमाम ख़त्म कर दिए गए। इसके बाद फिर लाइट हाउस में जो बकाया काम था आज वो निपटाया जाएगा। जो हमारी इस हवाले से बात हुई है काम से, उनका कहना यह है कि लाइट हाउस से लेकर आराम बाग तक ये तमाम एरिया जो है ये आज क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है कराची के पोश इलाकों का रुख किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़िले हैदर। झंग में भक्का रोड पर पेट्रोल से भरा टैंकर उलझ गया है। टैंकर में 40,000 लीटर ऑयल मौजूद है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है झंग में, जहां पर भक्का रोड पर पेट्रोल से भरा ये टैंकर उलझ गया है और पुलिस की नफरी यहां पर मौजूद है और इस इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है ताकि जो है कोई भी अफसोसनाक हादसा या वाक़या पेश ना आ सके। ताज़ा खबर शामिल करते हैं। खारियां और लाला मूसा के इलाकों में बैंकों की एटीएम तोड़ की वारदातों में इजाफा हो चुका है। 24 न्यूज़ ने वारदातों की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे सैयद तनवीर नकवी से। तनवीर बताइएगा, फुटेजेस तो मंजर आम पर आ गई हैं, हम दिखा भी रहे हैं, पुलिस ने अब तक क्या किया है? बिल्कुल, ये वाकयात जो है थाना सदर खारियां और थाना सदर लाला मूसा के इलाके में जो है वो इनमें इजाफा हो रहा है कि चोर जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है बैंकों की एटीएम मशीनों को जो है वो तोड़ने की वारदातें कर रहे हैं। पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद इन चोरों को जो है वो गिरफ्तार करने में नाकाम है, जबकि इन वारदातों में इजाफा होने के साथ साथ जो बैंक सार्फिन है उनमें भी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जा रहा है और वो भी जो है वो खौफ और रक़्स का शिकार है कि उनकी रकूम जो है वो लूटी जा रही है। पुलिस ने बहुत शुक्रिया आपका। एक मरतबा फिर आपको लाहौर ले चलेंगे पर डॉल्फिन फोर्स की पासिंग आउट परेड जारी है। खूबसूरत अंदाज डॉल्फिन स्क्वाड के जवानों की जानिब से। हाज़रीन किराम, अब एक मरतबा फिर आपके सामने बाएं जानिब से मोटरसाइकिल सवार जवान खूबसूरत अंदाज के साथ स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में, एक बाइक पर 4 जवान स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में राइफल और पिस्टल थामे हुए सामने और पीछे की जानिब खूबसूरत अंदाज के साथ अपनी महारतों का मुजाहिरा पेश करते हुए और उनके पीछे आ रहे हैं एक मरतबा फिर ट्रायंगल शेप में ड्राइवर्स और उनके पीछे बैठे हुए राइडर स्टैंडिंग पोजीशन में राइफल थामे हुए सामने और पीछे की जानिब राइफल के साथ फायरिंग पोजीशन बनाते हुए जा रहे हैं। खूबसूरत अंदाज मोटरसाइकिल चलाने वाले जवानों की जानिब से। ऐ दुश्मन, इस धरती से तेरा नाम मिटाकर छोड़ेंगे, तू भाग कहां तक भागेगा, हम तुझे गिरा कर छोड़ेंगे। आपके सामने जवान एंटी एम्बुश की कार्रवाई का मुजाहिरा पेश करने के लिए आ रहे हैं। 4 जवानों पर मुश्तमिल डॉल्फिन टीम आप देख रहे हैं। ड्राइवर्स और राइडर ने जंप करते ही रोक किया और फायरिंग पोजीशन बनाई और ड्राइवर्स ने बाइक की आड़ लेकर फायरिंग पोजीशन बनाई। चलती हुई बाइक से दौरान ड्यूटी अगर डॉल्फिन टीम को गैर मुतवक्को तौर पर किसी हमले का सामना करना पड़े तो डॉल्फिन टीम के जवान किस तरह जवाबी कार्रवाई करेंगे, आपके सामने ये मुजाहिरा पेश किया गया एंटी एम्बुश की कार्रवाई का। बात की तवज्जो दिलाना चाहूँ। पासिंग आउट परेड इस वक्त जारी है। उधर थाना छांगा मांगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया है। बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे नदीम सिंधु से। नदीम सिंधु, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई से मुतालिक।
जी बिल्कुल, डीपीओ कसूर शहजाद आसफ की खसूसी हदायत पर लगाए गए नाकों पर थाना छांगामांगा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जब एक मशकूक कार नंबर 5962 को रोका तो दौरान चेकिंग पुलिस ने कार से भारी असला बरामद किया गया, जिसमें 5 नाजायज पिस्टल, 350 कारतूस, 2300 गोलियां, 100 गोली, 44 बोर नकदी समेत मुतअद्दिद मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस ने मुलजिम इरफान को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क और रोजनामा पाकिस्तान के इश्तराक से मुनक़िदा पाकिस्तान हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपो 2018 का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर सनत और तजारत मियाँ असलम इकबाल ने किया। एक्सपो में हुकूमती और निजी इदारों ने अपने स्टॉल्स भी लगाए। तफसीलात बसाम सुल्तान की रिपोर्ट में। फ्लैटीज होटल में रोजनामा पाकिस्तान और सिटी 42 न्यूज़ के इश्तराक से मुनक़िदा एक्सपो में पोल्ट्री एसोसिएशन, हिलाल अहमर रेस्क्यू 1122, पंजाब फूड अथॉरिटी, सुंदस फाउंडेशन, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, पाकिस्तान ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, हमदर्द फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्पिट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर, सुरैया अजीम टीचिंग अस्पताल, हिजाज अस्पताल, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी, फाउंटेन हाउस, AQ खान अस्पताल, रोटरी क्लब, घुरकी अस्पताल समेत दीगर इदारों ने स्टॉल्स लगाए। इस मौके पर खवातीन के लिए हेल्दी कुकिंग मुकाबले, न्यूट्रिशन सेशंस का इनेकाद किया गया। अस्पतालों की जानिब से नुमाया स्टॉल्स पर मुफ्त टेस्ट की सहूलियात भी फराहम की गयी। इफ्तिताही तकरीब में मिनिस्टर सोशल वेलफेयर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, VC किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, उमर मुजीब शामी, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, शहजादा अली जुल्कुरनैन समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत का कहना था कि हेल्थ एक्सपो की काविश को सराहते हैं। पढ़ी लिखी स्किल्ड लेबर के लिए बिजनेस के जराए बढ़ाए जा रहे हैं। हमने अपनी इंडस्ट्री पॉलिसी पहली बार आप समझ लें कि तकरीबन 20 साल बाद हम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाकर दे रहे हैं कि हुकूमत की डायरेक्शन क्या है, हम चाहते क्या हैं। उमर मुजीब शामी और नवीद चौधरी का कहना था कि बाहमी इश्तराक से सेहत की सहूलियात के हवाले से हेल्थ एक्सपो का इनेकाद किया गया है। मकसद लोगों में बीमारियों के हवाले से आगाही फैलाना है। इस तरह के इवेंट्स जो हैं उनका एक तालीमी पहलू भी है और उनका साथ साथ एक तफरीही पहलू भी उसके अंदर मौजूद है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 दिन जो है इस एक्सपो में आने वाले हाज़रीन जो हैं, जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स का इनेकाद किया गया है, उससे भी महसूस होंगे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क हर तरह की सेहतमंदाना सरगर्मियों और मुस्बत सरगर्मियों के लिए अपना किरदार रोज़े अव्वल से अदा करता आया है। इसके 5 चैनल, अखबार इसके लिए हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। और नाज़रीन, मुतवाज़न ग़ज़ा खाओ और लंबी ज़िंदगी पाओ। जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए ग़ज़ा का इंतखाब इंतहाई अहम है। जैतून, ताज़ा फल और बग़ैर छने आटे का इस्तेमाल इंसान को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए ग़िज़ा का इंतखाब इंतहाई अहम है। बहिरा रूम के लोग सदियों से अपनी खुराक में जैतून, ताज़ा फल और बगैर छने आटे का इस्तेमाल करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की हालिया तहकीक के मुताबिक ताज़ा फल और बगैर छने आटे के इस्तेमाल से लोगों ने न सिर्फ तवील जिंदगी पाई बल्कि उनकी दिमागी सेहत भी तवील उम्री के बावजूद इंतहाई अच्छी रही। जैतून, ताज़ा फल और बगैर छना आटा एक ऐसा मतवाज़न ग़िज़ाई इंतखाब है जिसमें जिस्म और दिमाग की सेहत के लिए तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं। खास तौर पर यह तवाज़ुन दिमागी सलाहियतों को बढ़ाता है। मुरगन और हैवानी चर्बी से लबरेज ग़िज़ाएं दिमाग को सुस्त करने और जल्द बुढ़ापे की जानिब माइल करती हैं। इंसान को चटपटे खानों से परहेज करना चाहिए। पैकेज आपने देखा नाज़रीन, जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए कौन सी ग़ज़ा अहम है, क्या चीज़ खानी चाहिए, ताज़ा फलों का इस्तेमाल होना चाहिए, बगैर छने आटे के क्या फ़वाइद हो सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाई जवेरिया महमूद। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आज आपने 24 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, यहाँ पर आई। आपसे बहुत सारे सवालात करने हैं। आपने पैकेज देखा है, सुना है और बड़ा इन्फॉर्मेटिव था। सबसे पहले ये चीज़ के छने हुए आटे में और ताज़ा फल में ऐसी कौन सी ग़िज़ाइयत है जो आपको हेल्दी रखती है और आपका जो लाइफस्टाइल है उसको बैलेंस्ड रखती है? बेसिकली ज़हनी जिस्मानी मतलब फ़िज़िकल एक्टिव रहने के लिए, मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप रखने के लिए हमेशा बैलेंस डाइट मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मतवाज़न ग़िज़ा में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, हाई फाइबर, मिनरल एंड वाटर इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। साथ ही साथ जैसे कि अभी मतलब बगैर छना आटा जिसको बोलते हैं हाई फाइबर फ्रूट, हाई फाइबर फ्रूट्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास अभी सीजनल फ्रूट्स भी हैं। तो इसी तरह तमाम वो चीज़ें अगर आप राइट अमाउंट में राइट टाइम पर
कंज्यूम करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से हेल्थ गोल्स अचीव करते हैं। ऑन द सेम साइड जैतून का जो इस्तेमाल है, ऑलिव जो होता है ऑलिव, वो ना सिर्फ आपको हार्ट अटैक से बचाता है बल्कि बॉडी को जो वेट आपका मेटाबॉलाइज रखता है, साथ ही साथ आपकी आइज़ के लिए, ब्रेन्स के लिए, लिवर और अदर ऑर्गन्स जो बॉडी ऑर्गन्स हैं जिसको आज हम अडल्ट्रेटेड फूड और ड्रग्स से मुतासर कर रहे हैं, उसको बहुत हद तक हेल्प आउट करता है। साथ ही साथ क्योंकि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, प्लांट ऑयल से आया होता है, और उसका मतलब जहाँ पे इसके सुन्नत नबी भी और इसके बहुत बेतहाशा फ़वाइद हैं, वहाँ पे ये एंटी कैंसरस भी है। लाइक टू से दैट जो कॉलन कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, अगर वो अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो ना सिर्फ वो कोलेस्ट्रॉल की रेशो जो है लो डाउन कर सकते हैं, बल्कि कि उसके अलावा बहुत हद तक अपना हेल्थ गोल्स भी अचीव करते हैं। अच्छा, वाइट आटा नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में तो हर दूसरे घर में वाइट आटा इस्तेमाल होता है और वाइट आटा ही ज़्यादा खाया जाता है। अगर बाज़ार से रोटी खाएं या वैसे तो जो लोग आटा ख़रीदते हैं उनके लिए क्या मैसेज है कि आप अवॉइड करें वाइट आटा, या फिर उसको उसकी मिकदार कम कर दें, या फिर आप मुकम्मल कोई होल व्हीट या ग्रान? आप ये देखें कि पाकिस्तान क्योंकि वाइट ओरिएंटेड सोसाइटी है, हर चीज़ में वाइट तलाश करते हैं, पर थिंग्स आर लाइक दिस कि जैसे जैसे आप जितना आप प्लेन फ्लावर हो गया, वाइट्स हो गए या अडल्ट्रेटेड चीज़ें हो गई, जितना उनकी तरफ जाएंगे उतना आप आर्टिफिशियल होते जाएंगे, आप ऑर्गेनिक नहीं रहेंगे। यानी कि आप जो ताज़ा चीज़ें हैं, जो फ्रेश चीज़ें हैं, और उनसे दूर होते जाएंगे। तो ज़रूरी बात यह है कि जैसे मल्टी ग्रेन होता है आटा, लाइक टू से दैट उसमें जवार, बाजरा, जौ का आटा, थोड़ा सा जो कनक का जिसको लाल आटे की चपाती बोला जाता है, अगर उसकी चपाती लेंगे तो वो इट्स गुड फॉर योर कॉलन सिस्टम, डाइजेशन में और आपकी वो जो एक्सक्रीशन है उसमें हेल्प आउट करता है, साथ ही साथ वेट लूज़ करता है। यहाँ पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं, बिल्कुल बारीक और बगैर चना जो है आटा नहीं इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से कई डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडीमिया, हार्ट डिजीज़ जो हैं, स्पेसिफिकली एटीरियोस्क्लेरोसिस हो गया, एंजाइना मतलब हो गया जिसको कार्डियक अरेस्ट में आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑन द अदर साइड जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनको हमेशा जो है हाई ग्लाइसेमिक फूड से दूर रखा जाता है, जो कि मतलब बगैर चना आटा नहीं है, वाइट आटा या समथिंग लाइक दिस। तो बेकरी वगैरह बिल्कुल बेकरी आइटम्स हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस और इस तरह की तमाम वो चीज़ें जो कि आपकी, उसके अलावा एनिमल प्रोटीन, क्योंकि हैवानाती प्रोटीन जो है वो भी किसी टाइम आपका जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी में गेन अप करता है और बहुत सी डिजीज़ में आपको लेके आता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल गेन अप है या जिन लोगों को ओबेसिटी या ओवरवेट के इश्यूज़ हैं, वो अगर हाई फाइब्रस फ्रूट लें, साथ में वो फलों का इस्तेमाल लें, सीजनल फल है, जैसे हमारे पास आजकल ग्रेप फ्रूट है, अनार है, पोमग्रेनेट, मतलब इसके अलावा जो मतलब ग्रेप फ्रूट है, बिल्कुल सेब है, और वी हैव अ लॉट ऑफ बनानाज हैं। इसी तरह हैंडफुल ऑफ नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको एसेंशियल ऑयल्स जा रहे हैं और हम इन एसेंशियल ऑयल्स को हमेशा मिस कर देते हैं या भूल जाते हैं। अच्छा, ये आपने नट्स की बात की है, इसमें दो तीन चीज़ें ऐड, एक जैतून के बारे में, चूंकि अल्लाह ताला ने कुरान में उसका जिक्र किया हुआ है, जैतून आपको पता है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज, तो जैतून का तेल किस हद तक मुफीद है अगर हम अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल करें? और दूसरा ये भी कि जो आपने नट्स की बात की है, नॉर्मली यूजुअली ये होता है कि जब हम नट्स खाने बैठते हैं तो अगर हम मूंगफली खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, तो बेसिकली हम लोगों को हमेशा हम कैलोरी डेंस फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं लेते। जब भी वो कहते हैं ईट इंटेलिजेंटली इज एन आर्ट, अगर आपकी प्लेट पे इट्स फुल ऑफ द कलर्स एंड द एसेंशियल ऑयल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, तो आप अपनी न्यूट्रिशनल गोल्स को अचीव कर रहे हैं। अदरवाइज इट्स मतलब ब्रेकफास्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट मील, इट्स लाइक अ किकअप मील, अगर आप उसको स्किप करते हैं तो पूरा दिन जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो आपका स्लो डाउन जाता है। ऑन द अदर साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि जहाँ पे बैलेंस डाइट की बात की जाती है, वहीं पे एसेंशियल ऑयल्स की बात भी की जाती है। और एसेंशियल ऑयल्स का सर्दियों में जो सर्दियों की सौगात है, नट्स हैं और ये तमाम चीज़ें, चिलगोज़े हैं और कैश्यू नट्स हैं, पीनट्स हैं। अच्छा, पर इनको ओवर कैलोरिक नहीं करना। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन आजकल हमने देखा कि स्टोर्ड फल खाते हैं लोग, मार्ट्स में जाते हैं लेके आते हैं, ताज़ा फल, स्टोर्ड फल, कोई डिफरेंस है इसमें? बिल्कुल, आप ये देखिए कि ऑक्सीडाइज्ड जूसेस का इस्तेमाल जो है वो आपको कैंसर की तरफ लेके जाता है और उसके अलावा आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, आपकी बच्चों की स्पेसिफिकली मेंटल कैपेबिलिटी स्लो डाउन हो जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होती और आपकी जिस्मानी तवानाई भी उस तरह से मैनेजरियल बिल्कुल सिस्टम नहीं रहता। तो थिंग्स आर लाइक दिस कि जब भी हम फ्रेश फ्रूट्स लेंगे या फ्रेश फ्रूट जूसेस लेंगे
तो उसमें हमारे पास फाइबर भी आएगा, उसमें हमारे पास माइक्रो मिनरल्स आएंगे, आयरन एंड मेनी अदर न्यूट्रिएंट्स टू, और इट्स सब लोडेड विद द पैक्ड ऑफ द टू मेनी न्यूट्रिएंट्स। यानी आपने अगर नेक्स्ट टाइम जब भी खाने के लिए बैठना है तो आपने अपनी प्लेट को देखना है कि इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, लेंटिल्स और कार्बोहाइड्रेट किसी हद तक लें तो बुरे नहीं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि कार्बोहाइड्रेट का सिस्टम ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। वक्त की किल्लत की वजह से जवेरिया बहुत कुछ पूछना चाह रही हूँ लेकिन पूछ नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं नाज़रीन, उम्मीद करते हैं जवेरिया ने जितनी चीजें आपको बताई हैं और जितनी मैंने सुनी है हम उस पर अमल दरामद करेंगे और अगली दफा अपनी ग़िज़ाइयत जो है उस पर तवज्जो देंगे कि हम क्या खा रहे हैं। ये क्लासिक कार रैली तुर्खम जाने के लिए तैयार हो चुकी है। मजीद बात करेंगे इसी पर अपनी नुमाइंदा रोजीना अली से। रोजीना बताइएगा। जी आपको बताऊं, कार रैली जो है आज तुर्खम के लिए रवाना हो रही है। 17 नवंबर से कार रैली ने कराची से अपने सफर का आगाज किया था और अब इसमें 40 से 50 कारें हैं। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद से ये कार रैली रवाना होगी और 24 को ये तुर्खम में एंड होगी। मेरे साथ इसी गाड़ी के मालिक है, बड़ी एंटीक सी कार है और मुझे भी बैठने में बड़ा मजा आ रहा था, बड़ी अच्छी लगी मुझे ये कार, तो मैं इसी गाड़ी में ही बैठ गई। बताइएगा कि कार रैली के साथ अब रवाना हो रहे हैं, जज्बात क्या और इसका मकसद क्या है कार रैली का? कार रैली का मकसद ये है कि इतना टाइम हम गाड़ी को बना रहे थे, इसको मेंटेन कर रहे थे, आज हम गाड़ी लेके जा रहे हैं पेशावर की तरफ, तो वहाँ लोग बड़े एंजॉय करते हैं, इसको देखते हुए खुश होते हैं। तो उनकी खुशी जो है हमें एक पता चल जाता है कि वाकई आपके पास कोई गाड़ी, आपने इसकी मेहनत की, वो मेहनत हमें पूरी हो जाती है। आपने कहा था इस गाड़ी से आपको बहुत मोहब्बत है, बहुत एंटीक पीस है ये गाड़ी का, 15 साल से आपने गाड़ी रखी हुई है, तो इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते आप? नहीं, इसको छोड़ दूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा लेकिन बीवी को छोड़ दूंगा। देखिए जी, आप इनके जज्बात सुन सकते हैं कि ये किस तरह से कह रहे हैं और 15 साल से इनका कहना है कि गाड़ी इनके पास ही है और ये आज अपने जब सफर का आगाज करेगी कार रैली में, जो है तमाम तरीके जितने भी हमने जो यहाँ पर देखे हैं कार रैली में जो अपनी कारें लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया।